तो अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला का पहला पाठ। तो पहला, किसी भी भाषा के वर्णमाला में दो चीजें पाई जाती हैं, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट, यानी कि एक स्वर और एक व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पाई जाती है 11। कितना? 11। जबकि उन्हीं स्वरों के साथ में अंग और अह को भी लिखा जाता है, लेकिन अंग और अह को न तो स्वर में गिनती होता है और न तो व्यंजन में गिनती होता है। कैसे बताते हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये 11 जो है स्वर है। ठीक। अब प्रश्न आता है कि स्वर किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन यह हुआ कि स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हों, अर्थात कि ऐसे वर्ण जो किसी अन्य की सहायता ना लें, वो पूर्ण हों, वो स्वतंत्र हों, उनका खंडन किया न जा सके। पूर्ण का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपके सामने कह दूं क, तो आप देखेंगे कि ये क जो है अ का मदद लिया है। इसके जब बोलेंगे तो क में अ की ध्वनि छिपी हुई है। तो ये क जब भी बोला जाएगा ये वॉवेल्स का मदद लेगा, यानी स्वर का क्या करेगा? मदद लेगा, तभी उच्चारण इसका होगा, अन्यथा इसका उच्चारण नहीं होगा। तो यहां देखते हैं कि मैंने कहा कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र हों, पूर्ण हों, जिसका खंडन न किया जा सके, जो अन्य वर्णों की बिना सहायता से बोले जाएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, अब अ का खंडन करेंगे तो इसमें कोई ध्वनि ही नहीं छिपी है या किसी की सहायता ही नहीं लिया है, यह अपने आप में क्या है? पूर्ण है, स्वतंत्र है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। जबकि क का खंडन किया जा सकता है। खंडन मतलब क को जब अलग करेंगे तो अ की ध्वनि निकलकर सामने आएगी। समझ में आ गई बात? अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे स्वर वर्ण स्वर किसे कहते हैं, तो आप 2 लाइन में बोलेंगे कि स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हों और जो अपने आप में पूर्ण हो, स्वतंत्र हो, जिनका खंडन न किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। प्रश्न आता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ जाएगा, स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपने लिखा है अ से अह तक, मार देंगे तुरंत 13। तो 13 आपका गलत हो जाएगा। यहाँ अंग और अह स्वर के साथ लिखे जरूर जाते हैं, लेकिन न स्वरों में इनकी गिनती होती है और न व्यंजनों में गिनती होती है। इनको क्या न तो स्वर कहते हैं न तो व्यंजन कहते हैं। इन्हें कहा जाता है अयोगवाह। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है अयोगवाह वर्ण किन्हें कहते हैं, तो अंग और अह को अयोगवाह करते हैं। और अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि अयोगवाह सबसे पहले किसने यह कहा कि अंग और अह को अयोगवाह जो है किसने कहा था, तो किशोरी दास वाजपेयी जी ने सर्वप्रथम कहा था कि अंग और अह का नाम रखा था अयोगवाह। समझ में आ गया? तो यहां देखते हैं कि अंग जो है इसे अनुस्वार कहते हैं और अह को अनुनासिक या विसर्ग भी कहते हैं। तो अनुस्वार का मतलब क्या हुआ कि जिसकी आवाज किससे निकले बाबू? नाक से। बोल के देखेंगे अंग अंग, तो यहां नाक पे क्या हो रहा है? झंझनाहट पैदा हो रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसका आवाज कहां से निकल रहा है? नाक से। अह का अनुनासिक बोला जाता है। इसका साउंड जो होता है नाक और मुंह दोनों से निकलता है अह, यानी नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, तो इसे अनुनासिक वर्ण या विसर्ग भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ देगा कि कौन से वर्ण ऐसे हैं जो नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा अह, तो वो सही है। बात समझ में आ गई? चलिए आते हैं। तो अब हम इन 11 को पहले देखेंगे। तो 11 को पहले ऊपर ऊपर से देख लेते हैं बाबू। ऊपर से क्या देखेंगे कि यहां लिखा है अ और आ। क्या लिखा है? अ और आ। यहां लिखा है छोटी और बड़ी।
तो यहां मैंने इसको ब्रैकेट किया हुआ है। ब्रैकेट का मतलब कि आप समझ लीजिए कि ये दोनों भाई हैं। क्या है? भाई हैं। तो भाई हैं तो एक जात के हुए, भाई दो जात के नहीं होंगे, भाई एक ही जात के होंगे। तो यहाँ पे अय और आ एक जात के हैं, जिनको सजातीय वर्ण भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सजातीय वर्ण भी बोला जाएगा। किसको? अ को, छोटी बड़ी को, छोटा बड़ा को, ए और आई को, और ओ और औ को सजातीय वर्ण बोलते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि सजातीय वर्ण में ये और आ का मतलब क्या हुआ। हमारे वर्णमाला में बड़े सिस्टम से वर्णों को रखा गया है। सबसे पहले छोटे वर्ण को रखा गया है, यानी छोटी ध्वनि को रखा गया है, फिर उससे बड़ी ध्वनि को रखा गया है, फिर विजातीय स्वर का छोटी ध्वनि रखा गया है, फिर उससे बड़ी ध्वनि रखा गया है। इसको लघु भी कहते हैं और इसको गुरु भी कहते हैं। लघु और गुरु आगे जब आप पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे और अन्य भी छंद उन्द पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगा। इसका मात्रा एक होता है, इसका मात्रा दो होता है। इसको लघु कहते हैं और इसको गुरु कहते हैं। और एक अगर और ले लें तो इसको ह्रस्व कहेंगे, इसको दीर्घ कहेंगे। ह्रस्व मीन्स छोटा और दीर्घ मीन्स बड़ा। इतनी बात समझ में आ गई। तो संख्या कितनी हो गई? 11। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये कितनी संख्या हो गई? 11। अब आते हैं बाबू, तो स्वर आप जान गए कि 11 होता है और ये इनके वर्ण भी लिख दिए गए हैं। अंग और अह को भी आपने जान लिया, लेकिन कभी कभी इसके भेद पूछता है कि स्वर के कौन कौन से भेद हैं, ओष्ठ की आकृति से कौन सा साउंड कहां से निकलता है, उच्चारण के आधार पर, स्थिति के आधार पर कहां से कौन सा स्वर वर्ण कहां से निकलता है, किसे ह्रस्व कहेंगे, किसे दीर्घ कहेंगे, किसे संयुक्त कहेंगे। तो यहाँ भेद में मुख्य रूप से 3 को पहले पूछा जाता है एग्जाम में। तो इन 3 को पहले देखते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व किसे कहेंगे? ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में, उच्चारण मतलब बोलने में सबसे कम समय अथवा एक मात्रा का समय लगे, तो उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। याद कर लीजिए डिफिनेशन बाबू, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी का वर्णमाला ढंग से नहीं पढ़े हैं तो आगे आप जितना भी पढ़ेंगे चैप्टर आपको समझ में आने वाला नहीं है। कंफ्यूज हो जाएंगे संधि में जाके, समास में, छंद में, अलंकार में आप परेशान हो जाएंगे। समास में अगर ये वर्णमाला आपको पता है तो आपको आगे चल के बहुत ही मदद मिलने वाला है। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में वर्णमाला से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा एक बार फिर बता रहा हूं, मैं सुन लीजिए कि ह्रस्व स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय अथवा एक मात्रा का समय लगे, तो उन्हें ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या पाई जाती है बाबू कितना? 4। अब मैंने कहा कि लघु और गुरु, ह्रस्व और दीर्घ। यहां देखिए ये ऐसे ह्रस्व और दीर्घ हो जाता है। तो यहां देखिए कि अ को बोलने में और आ को बोलने में कौन सबसे अधिक समय ले रहा है? सबसे अधिक आ ले रहा है। हम जितनी देर में अ बोलेंगे उसका दुगुना समय कौन लेता है? आ लेता है। इसी प्रकार ठीक आगे जितने सजातीय वर्ण आपको मिलेंगे सब में एक का दूसरा दुगुना समय लेता है। तो यहां देखिए मैंने कहा जो वर्ण सबसे कम समय ले तो अ ले लेगा, सबसे और कम समय फिर छोटी लेगा, फिर छोटा उ लेगा और फिर री लेगा। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। याद रख लीजिए ह्रस्व मीन्स छोटा और दीर्घ मीन्स बड़ा। घर पे है ना भाई, छोटकुआ और बड़कुआ वही है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई बाबू। अब आते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। इनकी भी परिभाषा सुन लीजिए। दीर्घ स्वर वर्ण किन्हें कहेंगे? ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय अथवा 2 मात्रा का समय ले, तो उन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जो दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, फिर एक बार सुन लीजिए। दीर्घ स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं
जो ह्रस्व स्वर का दुगुना समय अथवा दो मात्रा का समय ले तो उन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया, अ को रख लिया, छोटी को रख लिया था, छोटा उ को रख लिया था, री को रख लिया था। तो अब अ का दुगुना समय कौन ले रहा है? ह्रस्व का आ ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आ हो गया। फिर छोटी का दुगुना समय कौन ले रहा है? बड़ी ले रहा है, तो यहाँ बड़ी हो गया। फिर छोटा उ का दुगुना समय कौन ले रहा है? बड़ा उ ले रहा है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई बच्चा? 3 हो गई। भूलेंगे नहीं ना? 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई। चलिए अब आता है संयुक्त स्वर वर्ण। क्या आता है? संयुक्त स्वर वर्ण। अब यहां देखिए, संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और कैसे? विजातीय स्वर वर्णों के योग से। यहां पे सब सजातीय चल रहा था ना। अरे अ को आ को कहीं आगे पीछे रखिए तो अपने ही वर्ग का होगा, अपने ही जात का होगा। लेकिन यहां पे अगर हम रख दें ए को, ऐ को, ओ को और औ को, तो यहां पे ए, ऐ, ओ, औ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संधि में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज आएगा। अगर यहाँ पे पढ़ लेंगे तो संधि में कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, जब अ के बाद ई आ जाता है तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और जब अ के बाद कोई स्वर वर्ण ए आ जाता है तो ऐ में बदल जाता है। और जब अ के बाद छोटा उ आ जाता है तो ओ में बदल जाता है। और अ के बाद जब ओ आ जाता है तो किस में बदल जाता है? बड़ा ओ में बदल जाता है। समझ में आ रही बात? संयुक्त स्वर वर्ण मतलब क्या? संयुक्त स्वर मतलब जुड़ना, संयुक्त का योग होना। ये दो विजातीय स्वर वर्णों के योग से बना है। देखो, अब यहाँ पे एक अ है जो इस जात का है और एक छोटी है जो इस जात का है। ये दोनों क्या हो गए? विजाती। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे या प्रश्न आपसे पूछ दे परीक्षा में कि दो विजाती स्वर वर्णों के योग से कौन से स्वर वर्ण के भेद के अंतर्गत आएगा, तो संयुक्त स्वर वर्ण के भेद के अंतर्गत आएगा। इनकी संख्या कितनी है बाबू? 4 पाई जाती है। कितनी? 4। अगर इनकी संख्या याद करना हो तो एक ट्रिक याद कर लीजिए। स्वर 434, यानी 4 ये, 3 ये और 4 ये। ये बात समझ में आ गई? अब आगे आते हैं। स्थिति के आधार पे देखते हैं। स्थिति के आधार पे क्या होता है कि आपका आवाज जो है कहां से निकल रहा है। अग्र स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण मुंह के अगले भाग से, अगले मतलब जो एकदम सेम इधर हो, और मध्य किसे कहेंगे? जो बीच में हो, और पश्च किसे कहेंगे? जो एकदम पीछे से निकल के आ रहा हो। मेरी बात समझ में आई? अगर बात समझ में नहीं आ रही है बच्चा, तो यहां पे हम एक क्या बना देते हैं? एक आदमी बना देते हैं। इसकी नाक ही टेढ़ हो गई है। चलिए इसका बना देते हैं। अब यहां देखिए, जो आंख भी बना दिया जाए, इसका कान भी बना दिया जाए। चलिए यहां देखिए, ऐसे स्वर वर्ण जो मुंह के सबसे यहां इस हिस्से से निकले तो उन्हें अग्र स्वर वर्ण कहते हैं। याद रख लीजिएगा, प्रश्न अब इसी प्रकार से उलझाऊ कंपटीशन में पूछ रहे हैं। ऐसे वर्ण हैं 4, ई, ए, बोल के देख लीजिए। ई, ए, ये आगे वाले हिस्से से आते हैं और मध्य में बोल के देखिए, बीच में जा रहा है। और फिर यहाँ पे पश्च स्वर में आ जाइए। पश्च मतलब सीधे सीधे, और यहाँ बीच में आएगा और पश्च यहाँ पीछे से निकल के जाएगा। ये अगला भाग कहलाएगा, ये बीच का कहलाएगा और ये पश्च कहलाएगा। यानी अग्र स्वर यहाँ से निकलेगा, मध्य स्वर यहाँ से निकलेगा और पश्च स्वर यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से निकलने वाला बोल के देखिए, कहां से निकल रहा है? पीछे से। ऊ, ओ। मेरे साथ आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप बाद में बोल के देखिए। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आप व्यवस्थित नहीं समझ पाएंगे कि ये कहां से निकल रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं बाबू, ओष्ठ आकृति के आधार पे स्वरों का भी वर्गीकरण किया गया है। ओष्ठ की आकृति पे
कि कौन सा स्वर इसमें से बोलेंगे तो मुंह गोल हो जाएगा, ओष्ठ गोल हो जाएगा, कौन सा स्वर वर्ण बोलेंगे कि मुंह का ओष्ठ जो है वो गोल न होके अर्धवृत्ताकार हो जाए, और कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जो प्लुप्त हो जाता है। प्लुप्त स्वर वर्ण किन्हें कहेंगे? तो इन तीनों को देखते हैं। आते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पे। ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाए, गोल हो जाए, तो उन्हें वृत्ताकार स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, चलिए ये कितनी संख्या है? 4 है बच्चा। कितनी है? 4 है। कौन कौन सा? यहां देखिए, ऊ, मेरे ओठ को देखिए गोल हो जा रहा है, ऊ, ओ, औ, गोल हो रहा है, तो हम इन चारों को क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर वर्ण। पढ़ लीजिए, कंपटीशन में सब एग्जाम में आने वाला चीज है, मैं अभी बताऊंगा कैसे एग्जाम में आएगा। फिर अर्धवृत्ताकार स्वर वर्ण। अर्धवृत्ताकार किसे कहेंगे? जो पूरा गोल न होके आधा ही गोल रहे, यानी चपटा हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अर्धवृत्ताकार स्वर वर्ण कहेंगे। चलिए बोल के देखिए, अ, आ, ई, ए, ऐ। मुंह कैसा हुआ मेरा? अर्धवृत्ताकार। अब मैं यहीं कह दूं ओ, और मैं कह दूं ई, ओ, ई। अब देखो ओ बोलने में ओ गोल हो जा रहा है, ई अर्धवृत्ताकार हो जा रहा है। तो याद रखिएगा, बोल के भी आप देख सकते हैं, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं आप बोल के देखिए। जब बोल के देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब लास्ट एक बच रहा है, प्लुप्त स्वर वर्ण। प्लुप्त किन्हें कहेंगे? ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय अथवा 3 मात्रा या उससे अधिक समय लगे तो उन्हें प्लुप्त स्वर वर्ण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में 3 मात्रा अथवा उससे अधिक मात्राओं का योग हो, मात्रा लगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर वर्ण कहते हैं। यह व्यवहारिक रूप से हमारे हिंदी भाषा के में प्रचलन में नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे आ जाता है। जैसे यहां पे देखिए मैंने एक लिख दिया है ओ। अब ये देखिए 3 मात्रा से अधिक समय ले लिया। कैसे? बोला ओम, 3 मात्रा से अधिक समय ले लिया, ज्यादा देर तक है, बीच में ऊ क्या हो जाता है? बहुत देर तक जाता है। तो यहां पे अगर हम कह दें तो ऐसे हो जाएगा मात्रा 2, ऐसे 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 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी ये मात्राएं ऐसे हो जाएंगी प्लुप्त। जैसे आप कहीं घर में हैं, किसी को बुला रहे हैं, हे, देर तक चिल्ला रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लुप्त हो जाएगा, ध्वनि छिप जाएगी और देर तक साउंड निकलेगा। ये व्यवहारिक रूप से प्रचलन में नहीं है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब आपको हमें लगता है कि लगभग स्वर वर्ण से कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे संभवतः छोड़ा नहीं हूं जो आपके किसी भी एग्जाम में आए और आपको पता ना चले। परीक्षा में आएगा, प्रश्न पूछेगा कि ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, इनकी परिभाषा दे देगा और इनका दे देगा विकल्प में, अथवा ऐसे दे देगा निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा वर्ण ह्रस्व स्वर वर्ण है, निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर वर्ण है, निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर वर्ण है। और यहां पे भी पूछ लेगा अग्र स्वर में कौन से वर्ण 4 विकल्पों में से हैं, और मध्य स्वर में, पश्च स्वर में ओष्ठ आकृति के आधार पे पूछ लेगा। तो आप इसको अगर मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगा। मुझे लगता है कि अब आपको स्वर वर्ण पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कुछ त्रुटियां भी हो रही हो, बोलने में थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा हो आपको सुनने में, तो इन सब चीजों को अवॉइड करके आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर आगे मैं आपको व्यंजन वर्ण पढ़ाऊंगा।